गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है समृद्ध इनिशिएटिव। तो ये समृद्ध इनिशिएटिव जो है ये यूएस गवर्नमेंट का और कुछ और एजेंसीज जैसे हमारा नीति आयोग है उनके साथ मिलकर जो है ये एक इनिशिएटिव चलाया गया है ताकि अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर जो है वो वल्नरेबल पीपल को टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में उपलब्ध कराई जा सके। तो इसका नाम क्या है? सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। अब इसके अंदर होगा क्या कि पब्लिक रिसोर्सेज और फिलेंथ्रोपिक क्या होता है? जैसे डोनेशंस देते हैं या फिर कॉरपोरेट कंपनीज, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो डोनेशंस देती हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या फाउंडेशंस डोनेशन देती हैं, उन सब का उस पैसे का यूज़ करते हुए हेल्थ सॉल्यूशंस जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे जो कि ऐसी ऐसी पॉपुलेशन है जिनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, टीयर 2 और टीयर 3 छोटी सिटीज़ में। अब इसमें क्या होगा कि अब इन्होंने जो है अटल इनोवेशन मिशन के साथ भी जो है वो एग्रीमेंट साइन कर लिया कि वो भी अपनी जो है इनोवेटिव सॉल्यूशंस बताएंगे कि कैसे और अच्छी हेल्थ केयर हम छोटे सिटीज़ में पहुंचा सकते हैं। अब इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि फिलेंथ्रोपिक कैपिटल और पब्लिक सेक्टर रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है और इससे होगा क्या, इस पार्टनरशिप से अटल इनोवेशन मिशन की पार्टनरशिप के साथ क्या होगा कि उनको इनोवेटिव तरीके और पता लगेंगे कि हम हेल्थ केयर को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं ऐसी सिटीज़ के अंदर। अब हम हेल्थ सिस्टम जो है वो प्रिपेयर करना चाहते हैं ताकि हम फ्यूचर में अगर कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आती है उसको हम डील कर सकें, ठीक है। अब इसमें न्यू इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को कहा जाएगा कि आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दो और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करने के लिए, अच्छा करने के लिए टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में आप हमारी मदद करो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आने वाली पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज में कभी और कोविड जैसी कोई और बीमारी आ जाए या सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ सॉल्यूशंस के ऊपर भी फोकस इसमें रखा गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा टीयर 2 सिटीज़ और टीयर 3 सिटीज़ में ही मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था। तो अब जम्मू कश्मीर जो है वो सबसे पहली यूनियन टेरिटरी बनी है जिसने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि 14 स्टेट्स तो ऑलरेडी इसको जो है वो अडॉप्ट कर चुकी हैं। तो बजट 2020-21 जो था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि हम सिर्फ एक ऐसी पोर्टल बनाना चाहते हैं जिस पे कोई भी इन्वेस्टर जो है अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो उस पोर्टल पर आए, जो उसकी क्वेरी है वो उस पर पूछ सके। और उसमें होगा क्या, समझ लो एक पोर्टल बना दिया हमने, एग्जाम्पल लेते हैं India.in, ठीक है, या India Investments.in। जब उस पर मैं जाऊंगा इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, मुझे अगर उड़ीसा के किसी एक कोने में भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं उसी पोर्टल से ही सारी जानकारी, सारे कॉन्टैक्ट, सारी एप्लीकेशन फॉर्म्स, सब कुछ इसी सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू ही जो है वो एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि इंडिया में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको पहले देखना पड़ेगा स्टेट कौन सी पड़ेगी, वो जहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म्स लगेंगे, कौन कौन से क्लियरेंस चाहिए होगी। तो अगर हम सिंगल विंडो सिस्टम बना देंगे, सारी स्टेट्स इकट्ठे आ जाएं अगर नेशनल गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, और एक ही पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर कर लें, तो हमारा ये काम, जो इन्वेस्टर है उसका वो काम आसान हो जाएगा और जो है एक फैसिलिटेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के DPIIT जो है उन्होंने इन्वेस्ट इंडिया फोरम के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है पोर्टल को। इसमें सेंट्रल डिपार्टमेंट्स और स्टेट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी अपने आप को ऑन बोर्ड कर चुके हैं इसी सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब इसमें एक आपका सर्विस है नो योर अप्रूवल। अब इसमें होगा क्या, समझ लो, मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा था कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मुझे जैसे ओडिशा में जो है वो कुछ अपना एक स्टील का प्लांट लगाना है, तो मैं उसमें इस पोर्टल पे जाऊँगा और नो योर अप्रूवल सर्विस के ऊपर जाऊँगा और उसमें देखूँगा कि मैंने स्टील प्लांट लगाना है। तो मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस पोर्टल पे या इस सर्विस पे, और मुझे फिर बताया जाएगा कि आपको कौन कौन से अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट से लोगे, कौन से स्टेट गवर्नमेंट से लोगे, कौन से लोकल गवर्नमेंट पर लोगे, और मुझे पूरा अप्रूवल का प्रोसेस बता दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, 32 सेंट्रल डिपार्टमेंट्स और 2000 अप्रूवल जो है 14 स्टेट्स के ऑलरेडी इस पर आ चुके हैं। आने वाले टाइम में धीरे धीरे सारी स्टेट्स इसके ऊपर ऑन बोर्ड हो जाएंगी क्योंकि सारी स्टेट्स को इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं इन्वेस्ट इंडिया भी के साथ मिलकर ही DPIIT ने इसको बनाया। तो इन्वेस्ट इंडिया क्या है, एक सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट की जो है कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इसको जो है फिर इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो इस टाइम पर 51% जो है वो प्राइवेट सेक्टर या फिर इंडस्ट्री जिसको हम कह सकते हैं उनके पास है, और 49% जो शेयर होल्डिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और 19 स्टेट गवर्नमेंट्स की है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है
फेयरबैंक्स डिसीज एंड एक्रोमेगली। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है उन्होंने एक ड्रग के बारे में बताया कि एक ड्रग है सोमेटास्टैटिन, ठीक है। ये ड्रग जो है वो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में डाला गया क्योंकि ये ड्रग जो है वो एक्रोमेगली जो है डिसीज के ट्रीटमेंट में काम आता है, ठीक है। तो ये कुछ जो है राज्यसभा को बता रहे थे, तो हमें दो डिसीज़ का नाम लिया गया तो इसके बारे में पता होना चाहिए। तो फेयरबैंक्स डिसीज और एक्रोमेगली जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर से डिसीजेज हैं, ठीक है। अब फेयरबैंक्स डिसीज में एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि आपकी जो है एंड ऑफ द बोन्स जो है उसकी जो है ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होती है। उसमें होता क्या है कि जो आपके एंड ऑफ द बोन्स है वहाँ पर कार्टिलेज डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम ऑसिफिकेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। जब कार्टिलेज डेवलप होना लग जाएगा तो आपकी जो हड्डियाँ हैं वो जो है वो कमज़ोर होने लग जाएंगी, ठीक है। इसीलिए इसकी सर्जरी की जाती है और इसकी ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स किए जाते हैं ताकि पेन जो हो रहा है पर्सन को, हड्डी बढ़ना जिसको हम कह सकते हैं हड्डी बढ़ने की वजह से जो है वो कम किया जा सके। ऐसे ही एक्रोमेगली है। अब इसमें क्या होता है, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, जो आपके हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। तो ये यहाँ पर एक ट्यूमर हो जाता है जो कि नॉन कैंसरस होता है ऑफ कोर्स, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ग्रोथ हार्मोन है बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है। जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा तो आपकी एज के हिसाब से आपकी हाइट भी बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और जो है आपकी जो है बोन जो है वो और ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। तो दोनों में ही क्या होता है, बोन्स बढ़ने लग जाती हैं, उसकी वजह से क्या है जैसे इसमें एक्रोमेगली में जो है फेस, हैंड्स, फीट सब कुछ बढ़ने लग जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो उससे जो है पर्सन को तकलीफ होगी, उसकी बोन्स जो जब ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी तो वो टकराने लगेंगी आपस में, ठीक है। तो इसका भी जो है सर्जिकल प्रोसीजर्स वगैरह से ही इसका इलाज किया जाता है, या फिर इसका जो है ये एक ड्रग भी है सोमेटोस्टैटिन जो कि एक्रोमेगली में काम आता है। इसको नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में गवर्नमेंट ने डाला हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ईयूज प्लान फॉर सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। तो यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने अपना एक प्लान बनाया है जिसका नाम है ईयू चिप्स एक्ट। तो ईयू चिप्स एक्ट जो है वो चाहता है कि $43 बिलियन जो है वो पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स लगाकर ईयू को जो है वो सेमीकंडक्टर जो चिप की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें उनकी मार्केट को डबल किया जा सके, ठीक है, बाय द टाइम 2030 तक, ठीक है। अब जो है इसमें जो इंडस्ट्रियल हैवी वेट कंट्रीज़ हैं जैसे कि जर्मनी, फ्रांस एंड इटली, वो तो बहुत चाहते हैं कि ऐसा हो, इसको अप्रूवल मिल जाए इस प्लान को। लेकिन जो छोटी स्टेट्स हैं वो कहती हैं कि नहीं, हम एशियन स्टेट्स जो है उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं क्योंकि उनको अभी वहाँ से जो है वो सस्ता मिलता है। लेकिन अगर ये जर्मनी, फ्रांस और इटली ने बनाना शुरू कर दिया तो ईयू में इनकी मोनोपोली हो जाएगी और ये यहाँ पर बहुत महंगी सेमीकंडक्टर चिप्स इनको मिलेंगी छोटी स्टेट्स को, ठीक है। तो अब जो है आपको पता है कि एशिया में ही जो है ये सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली जो है वो कन्फाइंड है ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया वगैरह में। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब लॉकडाउन लगा तो ये 2-3 जगह पर ही सेमीकंडक्टर चिप्स बनती है। तो आपको याद होगा कि मोबाइल फ़ोन्स में भी आपको नहीं मिल रहे थे कुछ आपको, या इवन कार्स बनाने में भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि ये सेमीकंडक्टर चिप जो है वो नहीं बन पा रही थी लॉकडाउन की वजह से, ठीक है। तो अब ये ईयू जो है इसमें एटलीस्ट अपने आप को सेल्फ रिलायंट करना चाहता है, आत्मनिर्भर करना चाहता है इस एक्ट के थ्रू। लेकिन इसमें कन्फ्लिक्ट वही है जो मैं आपको डेवलप्ड और जो है स्मॉल स्टेट्स जो आपकी जो इंडस्ट्रियल हैवी वेट्स इन जर्मनी, फ्रांस, इटली और जो स्मॉलर स्टेट्स हैं उनका कन्फ्लिक्ट बता रहा हूँ, यही इनकी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। तो इंडिया जो है उन्होंने श्रीलंका के प्रोग्राम जो कि आधार जैसा प्रोग्राम है उसको जो है एक ग्रांट देने का जो है वो मन बना लिया है। अब ऑफकोर्स इसके ऊपर ये नहीं बताया गया कि क्या वो कैश ग्रांट होगी, क्या टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाएगा या क्या दिया जाएगा। तो ये एक तरह से यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क हम इसको ये कह सकते हैं कि श्रीलंका का आधार के सिस्टम की तरह है। इसमें एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन डिवाइस होगा और ये बायोमेट्रिक डेटा के ऊपर जो है वो डेटा रिकॉर्ड करेगा और पर्सन की आइडेंटिफिकेशन जो है वो बायोमेट्रिक डेटा से एसोसिएट की जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने कहा है कि जिस पर्सन को जो है अगर कोई पर्सन एक जगह से दूसरे स्टेट में मूव होता है तो उनको फिजिकली पोर्ट करने की जरूरत नहीं है अब राशन कार्ड को, क्योंकि अब वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड क्यों लेके आई थी गवर्नमेंट, तो आपको पता है कोविड सिचुएशन के टाइम पे क्या हुआ था कि माइग्रेंट जो है वो अपने होम स्टेट में वापस जा रहे थे तो उनको होम स्टेट में जो है अपने राशन चाहिए होता था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि सारे कंट्री के सारे जितने भी राशन कार्ड्स हैं उन सबको लिंक करके वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो स्कीम लॉन्च की और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जिन जिन के राशन कार्ड बने थे उनको इस पे ऑन बोर्ड कर दिया, ठीक है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि अब वही जो आपको चलता है, जो आपको राशन मिलता है, चाहे आपने महाराष्ट्र में बनाया हो अपना राशन कार्ड, लेकिन आप जाकर अगर आप यूपी में चले गए हो या आप अपने बिहार में चले गए हो तो वहाँ पर जाकर भी अपना आप राशन ले सकते हो, आपको किसी स्टेट स्पेसिफिक राशन कार्ड नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें कैसे करता है ये वन नेशन वन राशन कार्ड, इसमें जो है बेनिफिशरीज के राशन
राशन कार्ड को आधार के साथ लिंक कर दिया जाता है और उनको राशन कहाँ से मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स ऑफ सेल से, ठीक है। तो जो जहाँ पे भी वो राशन डिपो होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स ऑफ सेल होगा, जो है जो भी पर्सन जो बेनिफिशियरी है वो वहाँ पर जाएगा, अपनी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करेगा, फिर इंटीग्रेटेड अगर तो एक स्टेट से दूसरे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, महाराष्ट्र से अगर कोई माइग्रेंट वर्कर उत्तर प्रदेश में जाकर अपना राशन लेना चाह रहा है तो जो जहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल जो राशन डिपो है उत्तर प्रदेश का वो IMPDS में एंट्री करेगा, ठीक है। और अगर वो महाराष्ट्र का जो है माइग्रेंट वो उसी अपने डिस्ट्रिक्ट से छोड़ के महाराष्ट्र के ही किसी और डिस्ट्रिक्ट में राशन लेने जा रहा है तो वो अन्न वितरण पोर्टल पे जो है वहाँ का राशन डिपो जो है वो उसकी एंट्री करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही जो है इंट्रा स्टेट के लिए अन्न वितरण है, इंटर स्टेट दो स्टेट्स के बीच में, दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में जब जो है वो अगर बेनिफिशियरी एक्सचेंज होते हैं तो उसको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से एड्रेस किया जाता है, ठीक है। तो ये IMPDS पोर्टल जो है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस को, जैसे मैंने आपको कहा, वो रिकॉर्ड करता है और अन्न वितरण जो है वो विद इन स्टेट जो है या इंट्रा स्टेट जो है ट्रांजैक्शंस को रजिस्टर करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम्स इंडेक्स। तो अभी जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स ने पार्लियामेंट को बताया कि गवर्नमेंट जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के जो है क्राइटेरिया से एग्री नहीं करती है। और उन्होंने रीज़न क्या दिया, उन्होंने बोला कि एक तो सैम्पल साइज़ बहुत छोटा था, उन्होंने जब ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है निकाला जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने, तो जो उसका सैम्पल साइज़ है वो बहुत छोटा था और फंडामेंटल्स ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर कोई वेटेज नहीं दी गई। जो उनकी मेथडोलॉजी थी वो भी बहुत क्वेश्चनेबल है और बहुत नॉन ट्रांसपेरेंट है। कोई क्लियर डेफिनेशन भी नहीं है उनके पास प्रेस फ्रीडम शब्द की, ठीक है। बहुत वेग टर्म्स हैं प्रेस फ्रीडम, आपके लिए प्रेस फ्रीडम कुछ और हो सकती है, मेरे लिए प्रेस फ्रीडम कुछ और हो सकती है, ठीक है। तो यही जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्गूमेंट दिया है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है, तो ये साल 2002 से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है वो निकाल रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक इंडिपेंडेंट NGO है, फ्रांस बेस्ड NGO है और ये 180 कंट्रीज़ को रैंक करता है कि वहाँ पर प्रेस फ्रीडम कितनी है, ठीक है। तो वो कुछ पैरामीटर्स यूज़ करते हैं जैसे प्लूरलिज्म, मीडिया इंडिपेंडेंस, मीडिया एनवायरनमेंट, सेल्फ सेंसरशिप, ऐसे कुछ क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। उसके बिहाफ उसी के बेसिस पर साल 2020 में इंडिया को 142nd रैंक दिया गया, ठीक है। तो जो साल 2020 की रैंकिंग है वो 2021 में आई थी, तो जो 2021 की रैंकिंग है वो बाय मार्च या अप्रैल में, मतलब 2022 में आएगी, ठीक है। तो अभी हमारा जो लास्ट ईयर की जो हमारी 2021 की रिपोर्ट है जिसमें 2020 को एनालाइज किया गया है उसमें हमारा रैंक 142nd आया है, ठीक है। उसी के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम इससे एग्री नहीं करते हैं। जब ये रिपोर्ट आई तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल बनाया, ठीक है। तो ये इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल जो है वो हमारी इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बनाया ताकि इंडिया का रैंक जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में इंडेक्स में इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। इसको हमारे प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो है PIB के, वो उसको हेड कर रहे थे और कुछ और जर्नलिस्ट जो है इसके अंदर डाले गए। 15 मेंबर कमेटी बनाई गई। उन्होंने रिकमेंडेशंस क्या दी, उन्होंने बोला कि डिफेमेशन को डिक्रिमिनलाइज कर दो और अगर किसी जर्नलिस्ट के ऊपर कभी कोई FIR करनी है तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का पहले कंसेंट लिया जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि इंडिया की जो है अब ये इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल कमेटी जो है वो ये कह रही है कि अगर ऐसे दो रिकमेंडेशंस को मानोगे तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीस टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Samriddh Initiative. So this is an initiative between the US agency, that is the US Agency for International Development, and IPE Global and other stakeholders from Indian government, particularly the Niti Aayog, and they have now partnered with Atal Innovation Mission so that they can provide affordable and quality healthcare to vulnerable people living in tier 2 and tier 3 cities. Okay, so the name of this initiative is the Sustainable Access to Markets and Resources for Innovative Delivery of Healthcare, and this initiative utilizes public funds as well as philanthropic funds to create market-based health solutions in small cities. Okay, so it will be using the innovative machinery of Atal Innovation Mission now after this partnership to provide new and innovative healthcare solutions to vulnerable people living in small cities. Okay, so with this agreement or with this partnership, innovative techniques or innovative healthcare solutions will be provided to small cities, and even the
even we can prepare these small cities for future health emergencies, like we had this COVID, and we can expect a certain disease in the future also. So we can prepare with this Samrid initiative for small cities. Okay. Another unique feature about is that generally we avoid mental health problems in these tier 2 and tier 3 cities. So this Samrid initiative will also focus upon working upon mental health solutions for people who are living in these cities. Okay. So now let us see the next topic, which is national single window system. So recently, Jammu and Kashmir became the first union territory to be onboarded on the national single window system. So, like I was telling you, this national single window system was envisaged by the finance minister in budget 2020-21. So it is giving you end to end facilitation and support for investors. So like I was giving an example that if I am an investor, so let's say I am living in London and I want to make a steel plant in Odisha. Okay, so currently I have to figure out what will be the central government guidelines, or what kind of approvals I would need from central government, and then from Odisha state, or even from local government. So instead of going through all this, if I get this national single window system, I would go on just one portal and get the details of all the requirements, or whatever the procedure would be there to invest in that particular location. I would get this from the national single window system. So okay, so that's why the government launched this. The government of India launched this, and slowly states are onboarding themselves on it, so that investors can come in onto their locations, or come on into their territories. Okay, so based upon this idea, the Ministry of Commerce, that is DPIIT, along with Invest India, initiated this portal, NSWS, and slowly states, governments, and state departments and central government departments started onboarding themselves on this single window system. Okay, so there is also a very unique initiative, Know Your Approval Service, in which let me tell you with an example, you would understand better. So let's say that I want to make a steel plant in Bhubaneswar, that is in Odisha. Okay, so what I would do, I would go on this Know Your Approval Service, and I would say that I want to build this let's say 500-acre steel plant in Bhubaneswar. So this Know Your Approval Service would ask me certain questions, and then based upon my answers, it will give me the details, that what kind of approvals, ranging from central government to state government to local government, what kind of approvals I would need, what a kind of environmental clearance I would need. Everything would be informed to me through this Know Your Approval Service. Okay, even if I apply for such approvals, I would be able to track the progress of such approvals. Okay, so about this Invest India, which has formed this portal along with DPIIT. So Invest India was formed under the in 2009 under Section 25 of the Companies Act, and it is currently uh, shared by, it is currently the shareholding of this company is shared by the industry associations of India and the central and state governments. Okay, so now let us see the next topic, which is Fairbanks disease and acromegaly. So Union Health Minister was informing Rajya Sabha about the cases of Fairbanks disease and acromegaly in India. He even informed that a drug named Somatostatin is available in India, and it is coming under the national list of essential medicines. So now the NPPA fixes the price of this medicine, so that the price does not go beyond the reach of common people. So because he was discussing this Fairbanks disease and acromegaly, so we have to see what is this, because once it has been discussed in Parliament, it comes into news, and once it comes into news, it becomes important for your UPSC prelims exam especially. Okay, so what this Fairbanks disease and acromegaly, both are a little common, at least in the symptoms, but they are of course different. Okay, so Fairbanks disease is basically a rare genetic disorder in which the bones the cartilage starts depositing on the end of the bones, and it causes pain on the ends of the bones. Okay, so pain management and other orthopedic procedures are performed to give relief to the person who is suffering from this Fairbanks disease. In acromegaly, this pituitary gland, you know that it releases hormones in our body. So the growth hormone is excessively released by this pituitary gland because of it having a tumor. So in acromegaly, a tumor develops in your pituitary gland. Of course, this tumor is not cancerous, but this tumor causes excessive secretion of growth hormone, and because of that, your body increases every part of your body. Let's say
your face gets elongated, your hands and your feet, even your bones start increasing in size. So they start getting the ends of the bones start getting increased. Okay, so because the bone size increases, it collides with the joints, and it gives you pain. Okay, so there is this medicine or this drug somatostatin, which has been approved by the government, and it is available as a fixed at a fixed price by the NPPA. Okay, so now let us see the next topic, which is EU's plan for semiconductor shortage. So you know that during COVID we saw that because this semiconductor chip manufacturing was confined to the certain countries of Asia, Taiwan, China, and South Korea. Because of lockdown situation, the global market suffered from shortage of semiconductor chips. Okay, but it is because of IT and revolution, and not just IT revolution, but now chips are required in almost every equipment. Okay, so what happens is that EU or the even India, United States, all the big economies suffered badly because of this semiconductor chip shortage. Okay, so now after India and United States, even EU has unveiled a plan. They want to spend about $43 billion of public and private investments through this EU Chips Act, so that the semiconductor chip manufacturing industry can be relocated to Europe. Okay, and they want to get self-reliant. They don't want to be dependent on Asian countries for this semiconductor chip. But what is the problem here? The industrialized countries, Germany, France, and Italy, they are supporting this plan, but the small states of Europe, who think that they would not get the share of semiconductor chip manufacturing companies, so they want to stay reliant on Asian countries, because they know that Asian countries will supply them at lower rates. But if these industries come into Germany, France, and Italy, the rates of the semiconductor chip would increase for them, and they would just become buyers of semiconductor chips. Okay, that's why there is a conflict between these countries, and EU Chips Act is being debated in the EU countries. Okay, so now let us see the next topic, which is unitary digital identity framework. So this is basically Sri Lanka's Aadhaar system. Okay, so India has agreed to provide a grant to Sri Lanka so that they can implement this unitary digital identity framework. It is basically a personal identity verification device which will collect the biometric data, and it will confirm the identity of a person using this biometric data. So it is basically Aadhaar. Okay, so India has not yet told the rest of the world if it will be giving cash assistance to Sri Lanka for implementing this program, or it will be providing technological support. Okay, or a combination of both. So certain details have not been released yet. So we just know that India is supporting Sri Lanka in this unitary digital identity framework. So the next topic is One Nation, One Ration Card scheme. So Union Minister of State for Consumer Affairs has confirmed to the Parliament that no person, even the person, if the person changes state after state, the person or the beneficiary of this One Nation, One Ration Card scheme does not need to physically port the ration card from one state to another. Okay, so this One Nation, One Ration Card scheme was launched due to the migrant crisis that we saw during the first COVID wave. So the government, basically all the beneficiaries who are having ration card in their states and who were registered under the National Food Security Act, they were allowed portability. Okay, they were this One Nation, One Ration Card basically, it became a universal ration card. So even if you move from, let's say, Maharashtra to Uttar Pradesh, so you do not need to make a new or a fresh card. So you can get your ration from that very card which was issued to you in Maharashtra. Okay, so that's why the government is saying that you do not need to physically port your card, because you have linked your ration card with Aadhaar. We will be providing you food access or your benefits or under the National Food Security Act to wherever you want to in the country. Okay, so this, how does it work? So basically the details of beneficiaries are taken, a ration card, Aadhaar card details, and any ration shop which is having electronic points of sale can initiate that transaction. Okay, so let's say I am a migrant, I go to a ration shop, and the ration shop operator takes my details,
it takes, let's say I have gone from Maharashtra to Bihar, so I go to a Roshan shop in Bihar, and the person would take my details, and it would store that details, or basically make a transaction through this integrated management of public distribution system. So IMPDS works in interstate transactions because I have moved from Maharashtra to Bihar. Okay, but if I am in Maharashtra and I am just moving from one district to another district, that is intrastate, in that case, this ration shop operator would make a transaction through Anna Vitran portal. Okay, because it is intrastate transaction. So biometric authentication would be done, and the transaction would be initiated as per the location of the beneficiary. Okay, so now let us see the next topic, which is World Press Freedoms Index. So Union Minister of State for Home Affairs has confirmed that the government does not subscribe to the ranking that India has been given by the World Press Freedoms Index, because the criteria that was used by Reporters Without Borders in releasing this World Press Freedoms Index is vague. Okay, because the criteria, because this was having a very low sample size, no weightage was given to the fundamentals of democracy. The methodology adopted was very vague, and there was no clear definition of what is press freedom. Okay, so this World Press Freedom Index basically is released every year since 2002 by Reporters Without Borders. So it's an independent NGO based in France, and it ranks 180 countries based upon their own perception of press freedoms. Okay, so certain parameters include pluralism, media independence, media environment, transparency, legislative framework. So how would you define, how for everyone, for you pluralism would be different, for me pluralism could be different. Okay, that's why these criteria are vague, and that's what the government is saying. So last year in 2021 report, because 2021 report analyzed the year 2020, so India was ranked 142nd. Okay, so that's why government is saying that there is very vague criteria which was used by Reporters Without Borders in ranking India. Okay, so anyways, to handle this situation, or to improve the ranking of India in this World Press Freedom Index, the government of India formed this index monitoring cell under the chairmanship of Principal Director General of PIB. Okay, some certain journalists were also made a part of this committee, and it was asked to give suggestions so as to how the government can improve its ranking in World Press Freedoms Index. Okay, so this committee recommended that you should decriminalize defamation, and if you have to file an FIR against a journalist or a media company, you must take the consent of Press Council of India before doing so. Okay, so that these were the two recommendations which index monitoring cell made to the government, that if you want to improve your rank in World Press Freedoms Index, these two, apart from of course many others, these major two recommendations would suffice the purpose, would serve the purpose. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.